Welcome back everyone on England Zone channel, and here we are with a new video MCQ टेस्ट 9 जिसमें हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन आज हम करेंगे अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास में। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्क्रीन पे है। 225 क्वेश्चन नंबर जो अभी तक के हमने मॉक टेस्ट एमसीक्यूज टेस्ट डिस्कस करे हैं नंबर 8 तक के, उसमें हमने 224 तक के क्वेश्चंस 1 से लेकर के 224 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अ मॉर्नफुल पोएम स्पेशली अ फ्यूनरल सॉन्ग दैट लैमेंट्स द डेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? आपको आंसर बोलना है, बताना है। जो एक मॉर्नफुल पोएम होती है, शोक गीत होता है, किसी की डेथ पे के लिए एक तरीके का लैमेंट होता है, एक तरीके का फ्यूनरल सॉन्ग होता है, बैलेट, एलेजी, सटायर या ओड। और आप सभी जानते हो एलेजी उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। लिसिडास इन मेमोरियम, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका है ये कीट्स की डेथ पे लिखा गया है, शैले ने लिखा है। इन मेमोरियम आप सभी जानते हो ये है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, उनके फ्रेंड के मेमोरी पे लिखा गया था, उनकी डेथ पे। लिसिडास भी जो वर्क है ये पोएम है, एलेजी पोएम है, मिल्टन ने लिखा हुआ है अपने फ्रेंड के लिए उनकी डेथ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलेजी पोएम्स हैं, इसके साथ ही साथ अदर पोएम्स भी हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 226 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अ मैरिज और वेडिंग पोएम इज कॉल्ड, मैरिज पोएम और वेडिंग पोएम्स होती हैं उनको किस नेम से बुलाया जाता है? इसको बोला जाता है नप्शल ओड या एलेगरी, एपिग्राम या एपिथेल्मियम। जो मैरिज वेडिंग पोएम्स होती हैं उसको जो हम बोलते हैं वो ऑप्शन डी है, एपिथेल्मियन। एंड एडमंड स्पेंसर इज वेरी फेमस फॉर दीज काइंड्स ऑफ पोएट्री, जो उन्होंने वेडिंग पोएम्स लिखी गई हैं, एपिथेल्मियम के नेम से ही वेडिंग पोएम एक लिखी हुई है। और वेडिंग पोएम या मैरिज जो पोएम्स होती हैं मैरिज रिलेटेड, जिसमें कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, उसको हम एपिथेल्मियम बोलते हैं। ओके, वैवाहिक गीत जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, इस यहाँ पे डैश है, इसको फिल करना है। कैथेसिस बोला जाता है, पेरिपिटिया, एपेस्टिल या पोइजीज। रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, ये है एक डेफिनेशन जो ट्रेजिक हीरो की होती है कि उसके फॉर्च्यून में अच्छे समय से उसका जो टाइम होता है वो बुरे समय की तरफ जाता है। ये एक important characteristic है ऑफ अ ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा पेरिपिटिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 227। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 228। A form of poetry which is structured in strophe, antistrophe and epode is called, आपको बताना है कि जो पोएम्स स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड के फॉर्म में लिखी जाती हैं, पोएट्री लिखी जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपको उसका आंसर देना है। ओड, एपिक, पेस्टोरल या वर्स पोएम बोली जाती हैं। तो वो पोएम होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओड पोएम होती है जो कि इस फॉर्म में लिखी जाती है। स्ट्रोफी इसका स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट्स में स्टैंजा डिवाइडेड होता है, पहला स्ट्रोफी, दूसरा एंटीस्ट्रोफी एंड तीसरा इपोड होता है। ये शॉर्ट लिरिक पोएम्स होती हैं जो कि ओड बोली जाती हैं, और इसको पिंडेरिक ओड बोला जाता है जो कि 3 पार्ट्स में इसका डिवाइडेड होता है। और ये स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड के नेम से जाने जाते हैं। इपोड में जो होता है एक तरीके का समरी बोली जाती है, वो लास्ट में जो होता है, और कंक्लूजन जिसमें लिया जाता है, इस तरीके की पोएम्स होती हैं। तो 3 तरीके के ओड्स होते हैं, जैसे पहला पेंडेरिक ओड की बात की जिसको हम क्लासिकल ओड भी बोलते हैं, होरेशियन ओड है, और साथ ही साथ इर्रेगुलर ओड। ये 3 टाइप्स हैं जो कि फॉर्म ऑफ ओड्स को बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 229। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, एक पोएम जिसमें स्टोरी होती है, उस पोएम को स्टोरी, उसमें प्लॉट, सेटिंग और कैरेक्टर्स भी होते हैं, लिरिक पोएम बोली जाती है, फ्री वर्ड्स बोली जाती है, नैरेटिव या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऐसी जो पोएम्स होती हैं वो नैरेटिव पोइट्री होती हैं। जैसे आपकी एपिक पोएम होती है उसको हम नैरेटिव पोइट्री बोलते हैं। मॉक एपिक पोएम्स भी नैरेटिव पोइट्री की कैटेगरी में आती हैं। जो वर्ड्स रोमांसेस होते हैं वो भी हमारे इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं।
जो वर्स रोमांटिक पोइट्रीज होती हैं उनको हम नैरेटिव पोइट्री में काउंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो एपिक पोएम की, जैसे मैंने बात की, पैराडाइज लॉस्ट है, मॉक एपिक पोएम रेप ऑफ द लॉक है, इसके साथ ही साथ कैंटरबरी टेल्स जो जोफ्री चौसर ने लिखी है, एंड बुक ऑफ द डचेस, ये भी चौसर की पोएम है, जो कि इसी कैटेगरी नैरेटिव पोएम की कैटेगरी में आती हैं। और वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स हैं। एंड इसके साथ ही साथ रेप ऑफ द लुक्रेसी की बात की शेक्सपियर की, ये पोएम्स कुछ हैं जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि नैरेटिव पोइट्री में लिखी जाती हैं, जिसमें एक स्टोरी जो होती है उसमें प्लॉट के साथ में वो स्टोरी होती है, उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन उसकी होती है और साथ ही साथ कैरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसी पोइट्रीज में। जैसे कि एस.टी. कॉलरिज की बात करते हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ये भी एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 230, द ओरिजिनेटर एंड नेम ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जिस नेम एंड ओरिजिनेटर का नेम बताना है, जो डिकंस्ट्रक्शन थियरी है इसके ओरिजिनेटर और नेम मतलब जो इसको नाम दिया है वो कौन है? जैक्स डेरिडा, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हाइडेगर या आपका सिगमंड फ्रॉइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जैक्स डेरिडा इज द करेक्ट आंसर। डिकंस्ट्रक्शन थियरी की बात करते हैं तो जैक्स डेरिडा उसके ओरिजिनेटर हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, और सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप सभी एक बारी इसको, और इसके साथ ही साथ आप अभी तक के जो भी मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज टेस्ट जो 1 to 8 अपलोडेड हैं उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। टीजीटी यूपी टीजीटी प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस इंक्लूडेड हैं, आप उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर दीजिए, अ पोएम विथ नो मीटर राइम इज कॉल्ड। एक पोएम, ऐसी पोएम्स जो बिना किसी राइम और बिना किसी राइमिंग सीक्वेंस के या मीटर के लिखी जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? लिरिक, फ्री वर्स, सोनेट या ओड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्री वर्स होगा, उसको हम फ्री वर्स बोलते हैं। अगर ब्लैंक वर्स भी ऑप्शन में होगा तो ब्लैंक वर्स ऐसी पोएम्स नहीं होती, क्योंकि ब्लैंक वर्स एक पर्टिकुलर मीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इवन दोनों जो लाइंस होती हैं वो राइम्स नहीं करती हैं ब्लैंक वर्स पोएम में, लेकिन उसमें मीटर होता है, उसमें मीटर का यूज होता है और आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती हैं। अनस्ट्रेस स्ट्रेस लाइन का सीक्वेंस होता है, सिलेबल्स का सीक्वेंस होता है। बट जो फ्री वर्स पोएम होती हैं और इनमें जो होते हैं इसमें कई किसी तरीके का मीटर, किसी तरीके का राइमिंग स्कीम नहीं होता है, राइम का यूज नहीं किया जाता है और मॉडर्न पोएट्री इसी पे बेस्ड ऑन होती है। द बेस्ट एग्जांपल वी हैव द वेस्टलैंड ऑफ टी.एस. इलियट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 232, who quoted these lines about tragedy? The plot then is the first principle of the tragedy and the character holds the second place. Plato, Aristotle, Longinus या आपका है शेक्सपियर। और the important question जो है इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, एरिस्टोटल की ये डेफिनेशन है जो कि ट्रेजेडी से रिलेटेड इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है और उसमें बहुत बारे में इस सब चीज़ों के बारे में बात करी हुई है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी ट्रेजेडी के लिए वो क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट प्लॉट होता है, एक स्टोरी लाइन होती है जो कि स्टार्टिंग से जो इसमें इंसिडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लॉट, कि उसका मिडल क्या है, स्टार्टिंग क्या है, मिडल क्या है और एंड क्या है। ये प्लॉट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इसमें 3 पार्ट्स जरूर होने चाहिए। इसके बाद कैरेक्टर का नंबर आता है कि कैरेक्टर दूसरी प्लेस पे होता है, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन अबाउट ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 के बाद 230 यहाँ पे 32 के बाद 33 का जगह पे 34 आ गए हैं। मोरालिटी प्ले वर रिटन ड्यूरिंग द टाइम। ऑब्वियसली वी हैव द मोरालिटी प्लेज जिसमें हम एवरी मैन की बात करते हैं, एक मोरालिटी प्ले है। और ये जो टाइम था कि मोरालिटी प्लेज जो लिखे जाते थे, मेडिवल ड्रामा की हम बात करते थे, रिवाइवल ऑफ द ड्रामा जिसमें है इस टाइम ड्यूरेशन पे मेडिवल ड्रामा में मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस का अबाउंडेंस था, उस टाइम पे लिखे जाते थे मेडिवल टाइम पे, मिडिल एज में, जो कि चौसर का टाइम ड्यूरेशन था। और जो उस टाइम पे प्लेस लिखे गए थे वो किस सेंचुरी में लिखे गए थे? वो 15th एंड 16th सेंचुरी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट होगा और इसीलिए ए करेक्ट पे, ए ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस इज ऑफन It often has a musical quality and expresses personal emotional thoughts. आपको बताना है कि
पेंट्स जो पिक्चर्स पेंट किए जाते हैं वर्ड्स के थ्रू किए जाते हैं, वो एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पिक्चर्स वर्ड्स के थ्रू पेंट किए जाते हैं और म्यूजिकल क्वालिटी होती है ऐसी लिटरेरी डिवाइस में, और पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं उस लिटरेरी डिवाइस में। आपको उसका नेम बताना है। नैरेटिव होती है पोएम्स, बैलेड होती हैं, लिरिक होती है, एक्रोस्टिक होती है। तो आप सभी जानते हो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लिरिक पोएम्स होती हैं वो। रोमांटिक एज का जो टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम ड्यूरेशन में इस तरीके के पोएम्स जो थी, लिरिकल पोएम्स बहुत लिखी गई हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, कॉलरिज की बात करते हैं, और यहाँ पे आपका जो सादी है उनकी बात करते हैं, तो इस तरीके के बैरॉन की बात करते हैं। ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने रोमांटिक एज में लिरिक पोएट्रीज बहुत लिखी हैं। लिरिक पोएट्री में आपके सामने पोएट जो होता है वो आपको एक विजुअल पिक्चराइजेशन देता है, विजुअलाइजेशन देता है किसके वर्ड्स के थ्रू, और उसमें म्यूजिकल क्वालिटीज भी देखते हो। साथ ही साथ लिरिकल पोएट्रीज ऐसी होती है जो पर्सनल पोएट्रीज होती हैं। पर्सनल इमोशंस और थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को पोएट वर्ड्स के थ्रू आप सभी के सामने प्रेजेंट करता है, एक पिक्चराइजेशन देता है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, जो कि पोएम लवर्स होते हैं उनको। तो ऐसी पोएट्री जो होती हैं उनको हम लिरिक पोएट्री बोलते हैं, लिरिकल पोएट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 236, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द पोएट्री मीटर एंड फॉर्म इज कॉल्ड? मीटर एंड फॉर्म की जिस पोएट्री के मीटर एंड फॉर्म का जो स्टडी होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोसोडी, पोटोलॉजी, रिमिटोलॉजी या आपका स्कैंसन? ये आपका है ऑप्शन ए, उसको हम प्रोसोडी बोलते हैं। ऑप्शन ए पे हम करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 237, द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद W.H. ऑर्डिन, एजरा पाउंड, इलियट या डेलन थॉमस? ऑप्शन डी इज द आंसर, डेलन थॉमस, जिनसे हम न्यू रोमांटिसिज्म का जो एक एसोसिएशन है इसको हम कनेक्ट करते हैं डेलन थॉमस से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 238 क्वेश्चन है, What is an occasional poem? Occasional poems क्या होती हैं? आपको इसका आंसर देना है। A poem written at random, a poem written in the memory of dead, a poem written to adorn or memories a specific occasion, या a poem written to commemorate a victory. Option C is the answer, क्योंकि जो poems किसी इवेंट को, स्पेसिफिक इवेंट को, ओकेजन को मेमोराइज की जाती है, उसको एडॉर्न किया जाता है जिस पोएम्स में, उसको एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है पोइट्री के माध्यम से, वर्ड्स पोएम के माध्यम से, पोइटिक लाइंस के माध्यम से, तो उसको हम ओकेजनल पोएम्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 239, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज अ मोनोडी? मोनोडी किस तरीके की पोएम्स होती हैं? और ये बहुत बारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अ पोएम ऑफ वेलकम, a poem of sorrow, a poem of about nature, and a poem of marriage. Especially this is called a poem related to sorrow. मोनोडी ऐसे एलेजी पोएम्स होती हैं उसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे हम पोएम ऑफ सॉरो बोल सकते हैं उसको। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 240 क्वेश्चन को देखते हैं। अ टाइप ऑफ इंसिडेंट डिवाइस और फॉर्मूला विच रिकर्स frequently in literature is called is known as। जो टाइप ऑफ इंसिडेंट्स होता है, डिवाइसेस, फॉर्मूला विच रिकर्स फ्रिक्वेंटली इन लिटरेचर, उसको हम क्या कहते हैं? मोटिव, थीम, रिफ्रेन या रिपीटेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसको हम मोटिव बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 240 ऑफ द मॉक टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट नंबर 9। 241 क्वेश्चन है, अ शॉर्ट पिटी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज कॉल्ड एडेक्स, प्रोवर्ब, एफोरिज्म या आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन सी, एफोरिज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी थोड़ा सा आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसके जल्दी से आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हो, आप बार बार इसको रिवाइज कर रहे हो, तो एक तरीके से का रिवीजन है आपकी इसमें, इस सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट। और ऐसे कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में। तो शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग्स जो होती हैं वो एफोरिज्म होती हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल बोला जाता है जो इस तरीके की लाइंस में अपने जो
वर्क होते हैं, लिखा करते हैं, उसको एफोरिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। और बेकन इज द फाइन एग्जाम्पल वी हैव, जिनकी राइटिंग स्टाइल को इंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, इंस्ट्रक्टिव सेइंग्स का, और शॉर्ट पिथी जो एक डीप मीनिंगफुल सेइंग्स का, इंस्ट्रक्टिव लाइंस का अपने वर्क में यूज करते हैं, उसको हम एफोरिस्टिक स्टाइल रिलेटेड राइटर बोलते हैं। और फ्रांसिस बेकन वी हैव द फाइन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 242, whom uses the term negative capability? जेम्स, कीट्स, शेक्सपियर या टी रैमर? ऑप्शन बी इज द आंसर। कीट्स ने, जॉन कीट्स ने यूज करा हुआ है इस टर्म को, निगेटिव कैपेबिलिटी। Next number question 243, the term used for the use of an old and obsolete word, idiom or form is called। जो टर्म किसी बहुत पुरानी वर्ड या इडियम या फॉर्म को यूज करने के लिए जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्केइज्म, एब्रिविएशन या एब्ल्यूशन या एनार्केइज्म। तो उसको हम ऑप्शन ए आर्केइज्म बोलते हैं। आर्कियोलॉजी जिसको बोला जाता है, आर्कियोलॉजी से ये है वर्ड मिलता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे बहुत पुरानी, बहुत रिमोट पास्ट टाइम की चीजें रखी जाती हैं जो कि अब किसी यूज की नहीं होती हैं, बट एक उसको हिस्टोरिकल वैल्यू उसकी होती है। और पहले का टाइम क्या था, ये सब चीजों के लिए, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए उस चीज को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रखा जाता है। एंड दैट्स व्हाई आर्केइज्म इज द वर्ड जो कि यूज होता है किसी ओल्ड एब्सोल्यूट या वर्ड इडियम को या फॉर्म को जानने के लिए या उसको बोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 244, surrealism was a moment in art and literature which originated in। surrealism जो एक मोमेंट था आर्ट और लिटरेचर में, उसको कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? इंग्लैंड, इटाली, फ्रेंच एंड जर्मनी। ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट इज द फ्रेंच। ऑप्शन सी को हम करेक्ट चेक करेंगे। अगले क्वेश्चन 245 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। सेकेंडरी एपिक जो होती है उसको किस नेम से जाना जाता है? लेजेंडरी एपिक, नॉवेल, बैलेड या फिल्मी एपिक? तो उसको हम लेजेंडरी एपिक के नेम से जानते हैं जो सेकेंडरी एपिक्स हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज द secondary epic। Next number question 246, the term used for short performances often facial usually sandwiched between the acts of a long play is called। short performances जो होती हैं एक तरीके का फेशियल कॉमेडिक इसमें यूज होता है, उस तरीके के शॉर्ट परफॉर्मेंसेस में, और वो कहाँ पे यूज होते हैं? किसी लॉन्ग प्ले के किसी एक्ट के बीच में, ऐसे जब शॉर्ट फेशियल एक रिलैक्सिंग, एक लाफिंग स्टोरी लाइन को या शॉर्ट परफॉर्मेंस को यूज करा जाता है, तो उसको जो बोला जाता है वन एक्ट प्ले, पोएटिक जस्टिस, कॉमिक रिलीफ या इंटरल्यूड, उसको हम बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। ओके, यहाँ पे ऑप्शन प्लेज में क्योंकि यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम इंटरल्यूड नहीं बोलेंगे, ऑप्शन सी होगा, उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। इंटरल्यूड्स जो होते हैं वो नॉवेल्स में होते हैं, ठीक है, ये नॉवेल्स के लिए होता है। और कॉमिक रिलीफ जो होता है वो ड्रामा या प्लेज के लिए होता है। ठीक, कोई सीरियस ड्रामा होता है, ट्रेजिक प्ले होता है और बहुत ट्रेजिक स्टोरी लाइन चल रही होती है, बट कुछ ना कुछ ऐसे मस्खरा टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्लोन होते हैं, और फेशियल कॉमिक सीक्वेंसेस का यूज होता है किसी उस तरीके के प्लेज में, एक्ट्स के बीच में, तो उसको हम वहाँ पे कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। और ऐसा ही जो होता है वो नॉवेल्स में होता है, जब नॉवेल बहुत लंबी होती है और वो किसी पार्ट्स में होते हैं, तो एक नॉवेल में 2-3 सीरीज चलती है उसकी, और उसके बीच में हम इंटरल्यूड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर 247 we have on the screen, a dance song by a strolling singer or a band of singers to the accompaniment of harp or fiddle is known as। इस तरीके के सॉन्ग्स को क्या बोला जाता है? आप इसका आंसर करिए। जो कि किसी हार्प या जो फिडल होती है उसकी अकम्पनीमेंट में उसके साथ में गाया जाता है, उसको बैलेड, ओड, एडल या लिरिक बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर, उसको जो बोला जाता है वो बैलेड बोला जाता है। बैलेड सॉन्ग्स होती हैं जिस तरीके से आपका यहाँ पे है ला बेली डैम्स एंड मर्सी, दिस इज ऑल्सो अ बैलेड सॉन्ग। तो इस तरीके के वर्क को, ये पुराने टाइम में ऐसे सॉन्ग्स हुआ करते थे जो कि अकम्पनीमेंट में गाए जाते थे, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स हुआ करते थे। और हार्प और फिडल एक तरीके का यंत्र था जो कि सिंगर्स जो होते थे उनको लेकर के उसको गाया करते थे, तो वो हम उसको बैलेड सॉन्ग्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा
248, a poem developed by the letters of the word or name which are used to begin with the first of the each of the poem is known. First word of each line in the poem is called limerick, ballad, acrostic या lyric poems होती हैं, उसको हम बोलते हैं acrostic poems. limerick में 5 lines होती हैं और एक्रोस्टिक जो पोएम्स होती हैं वो जो पोएम्स लिखी जाती हैं एक्रोस्टिक पोएम्स, उसका जितनी भी लाइंस होती हैं उस लाइन के पहले वर्ड को आप पिक करोगे और वो पहला वर्ड ईच लाइन का जो होता है सभी लाइन के पहले वर्ड्स को मिला करके पहले वर्ड को ले करके उसको सीक्वेंस में रखने पे एक नया वर्ड क्रिएट होता है, उसको हम एक्रोस्टिक पोएम बोलते हैं. अगले क्वेश्चन को देखेंगे. 249 क्वेश्चन स्क्रीन पे है. यहाँ पे डैश है आपका. इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर्टिकुलरली इन वर्स फॉर्म इज कॉल्ड मीटर, रिदम, राइम या एलिट्रेशन. ये लॉन्ग शॉर्ट पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का इनका पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वर्स फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं मीटर. ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, क्वार्ट्रन, यहाँ पे सेस्टेट, ये तरीके की पोएम्स होती हैं जो कि वर्ड्स फॉर्म्स होते हैं और उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लाइंस का यूज होता है. एक आपका अनस्ट्रेस लाइन होगा, फिर एक स्ट्रेस लाइन या एक अनस्ट्रेस लाइन, एक स्ट्रेस, एक या तो स्ट्रेस लाइन होती है, सिलेबल होता है या तो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होता है. इस तरीके से सीक्वेंस बनता है. 250 क्वेश्चन है. व्हाट आई मीन बाय सेनेक्डोकी. सेनेक्डोकी का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, अ पार्ट whole of the something used to signify a part, a human object endowed with the human feelings, a term in pronunciation. तो ये है ऑप्शन ए. a part of something used to signify the whole, इसको हम सेनेक्डोकी बोलते हैं. ये हमारा एक तरीके का लिटरेरी जो हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो किसी a part of something used to signify the whole, किसी चीज को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए उसके एक पार्ट को यूज करा जाता है. जैसे क्राउन हो गया, क्राउन ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां पे हम किंग की बात करते हैं या क्वीन की बात करते हैं, जो रूलिंग पीपल होते हैं उनकी बात करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे यूज होते हैं जिनको हम सेनेक्डोकी बोलते हैं. अगले क्वेश्चन 251, कर्टेल सोनेट्स किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन है. कर्टेल सोनेट इज, फिर डैश है आपका, 14 लाइन्स पोएम, 10 एंड हाफ लाइन पोएम, 13 लाइन पोएम या 18 एंड हाफ लाइन पोएम. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. बी मेंशन कर लीजिएगा. ऑप्शन बी होगा. 10 एंड हाफ लाइन का जो पोएम्स होती हैं तो उसको हम कर्टेल सोनेट बोलते हैं. यूजुअली जो होता है ये 11 लाइन्स की बोली जाती है पोएम्स, बट उसमें जो होता है वो 10 एंड हाफ लाइन में वो लिखी जाती है और वो सोनेट्स होते हैं तो उसको कर्टेल सोनेट बोलते हैं. जीएम हॉपकिंस ने इस तरीके कर्टेल सोनेट को इन्वेंट किया है, इस फॉर्म को इन्वेंट किया है जीएम हॉपकिंस ने. तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा. अगर कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपके कि किसने इसको किया हुआ है, इन्वेंट किसने किया, हु इन्वेंटेड दिस काइंड ऑफ सोनेट्स, कर्टेल सोनेट जिसको बोलते हैं, तो वो आपका होगा जीएम हॉपकिंस. अ फोनेम इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, साउंड पैटर्न या लेक्सिकल आइटम है या आपका सिंगल साउंड यूनिट है. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा क्योंकि फोनेम जो होते हैं वो सिंगल साउंड यूनिट हो देते हैं. जैसे आपका ये साउंड यूनिट है, साउंड के बारे में बात हो रही है, जब साउंड से रिलेटेड स्टडी होती है तो उस पे एक आपका ये वो आता है फोनेम जिसमें सिंगल साउंड्स के बारे में बात होती है. तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन. द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री बाय W.B. Yeats इज अ पोएम. लिरिक पोएम है, बैलेड है, सोनेट है या ओड है? तो ये जो पोएम है ये हमारा लिरिक पोएम है, W.B. Yeats ने लिखा हुआ है, मॉडर्न पोएम है, लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलेजी usually gives expression to a feeling of joy, sense of loss, feeling of victory या sense of defeat. तो ये देता है, जो एलेजी पोएम्स होती हैं वो सेंस ऑफ लॉस के बारे में बताती हैं, सेंस ऑफ लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर वन ऑफ पोएट और हु इज राइटिंग पोएट्री रिलेटेड टू देयर
उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम जो टिक करेंगे वो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नंबर 55, क्वेश्चन 255, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस इधर टू एन एब्सेंट पर्सन or to an abstract or inanimate entity is called apostrophe, epode, ode या hyperbole। तो ये हमारा है फिगर ऑफ स्पीच। अब इसको हम apostrophe बोलते हैं। किसी डेड या एब्सेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। और एपोस्ट्रोफी मार्क, जो ये मार्क होगा वो वहाँ पे जरूर लगा रहेगा इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच में। तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी को टिक करेंगे और इसका जो डेफिनेशन है दैट इज एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करा हमारे मॉक टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट 9 में। तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा आप सभी नेक्स्ट पार्ट के लिए, एमसीक्यू नंबर 10 के लिए, टेस्ट नंबर 10 के लिए, इसी चैनल एंगलर जोन पे। और प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी यूपीटीजीटी के नेम से, इसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, एक बार क्लिक करिएगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इसमें इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।